एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 आज डीसी नहीं, दोनों होगा, ठीक है। और कुछ चीजें बतानी भी है नेक्स्ट वीक के करस्पॉन्डिंग, है ना। थोड़ा सा चेंज होने वाला है नेक्स्ट वीक में, तो वो भी बताना है, तो लास्ट में होगा वो। तो सेक्शन डी में यहाँ तक तो हो गए थे हमारे रेंज तक के, मतलब D4 D6 तक हो गए सर। D6 तक हो गया था क्या? चलो ठीक है। D7 D7 D8 कौन सा 2 6 किसका है? D7 सर D7 में 6 का ऑन टू और इनटू। D7 में सेकंड ग्राफ मॉड lnx का जब तुम ग्राफ बनाओगे ना, lnx का ग्राफ ये आएगा, मॉड lnx का ग्राफ ये रहता है। तो यहां से जब तुम उसको देखोगे, क्या पहचानना है वहां पे? 1 1 मेनी 1, तो दिखने पे तो क्या है, मेनी 1 है ये। एंड कोडोमेन कुछ नहीं गिवन है, कोडोमेन आर गिवन है वहां पे, देख लो। तो इसकी रेंज क्या है? 0 to infinity, तो इसकी वजह से थर्ड में भी देख लो sin 4x। तो sin x के ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, तो ये ग्राफ है sin x का, ठीक है। तो x को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्रेस ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा x एक्सिस के अबाउट। मतलब जो पहले पॉइंट वैल्यू π/2 पे आने वाली थी, अब वो किस पे आएगी? π/8 पे। π/8 पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये देख लो, ये π/8 बन जाएगा अब, एंड ये वाला -π/8। और हमें उसी के बीच का ग्राफ लेने के लिए बोला गया है, और ओपन ब्रैकेट है मतलब ये। तो ये ग्राफ आएगा। तो इसमें जब तुम देखोगे ये 1 1 है या मेनी 1 है, तो 1 1। एंड रेंज क्या आ जाएगी? -1 to 1, y बिलोंग्स टू। तो देख लो कोडोमेन भी वही गिवन है उस क्वेश्चन में, देखो कोडोमेन। तो इसकी वजह से ये ऑन्टो भी है। फिर उसके बाद सिक्स्थ है क्या? सिक्स्थ में सर 6 में सिर्फ ऑन टू है, इनटू वो बता। ऑन्टो या इनटू ये दिखना चाहिए वैसे डायरेक्टली। इसकी रेंज क्या है कॉस की? -1 to 1। इसकी जब रेंज निकालेंगे -1 to 1 आएगी, और इसकी रेंज 0 to infinity। अगर हम कितना भी कुछ करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है ज्यादा से ज्यादा? -1। -1। उससे कम हो सकती है क्या वैल्यू? नहीं नो सर। ये सारी आर वैल्यूज रियल नंबर तो नहीं ले सकता है वैल्यूज, तो इसकी वजह से ये कैसा है? इनटू है। फिफ्थ किशोर क्लास में किया था, तब भी देख लो। अब इसको फर्स्ट मेथड से करना है। f(x1) = f(x2). ये x1, और इसको जब तुम सॉल्व करते हुए जाओगे, स्क्वायर लोगे, ये करोगे, फाइनली तो हमें x1 = x2 मिलता है। तो इसकी वजह से ये 1 1 है। एंड ये अंडर रूट के इक्वल दिया गया है f(x). तो अंडर रूट के इक्वल दिया गया, इसका मतलब ये इंटू भी होगा, क्योंकि अंडर रूट वैल्यू कैसी देता है? हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये कभी निगेटिव हो ही नहीं पाएगा। एंड इसका कोडोमेन वहां पे आर गिवन है, तो इसकी वजह से इंटू भी हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट D6 D7 में? 8th वाला। हाँ 8th वाला f(x) = x cos x। तो x = π/2 एंड 3π/2, दोनों पे वैल्यू बताओ कैसी आती है? सेम आती है 0।
सेम आती है, तो ये कैसा है? मेनी वन। मेनी वन। अब इसमें ऑन टू इनटू चेक करना है, तो ऑन टू इनटू चेक करना है तो दो अलग अलग फंक्शन का क्या है? मल्टीप्लीकेशन। दो अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो रेंज निकालने के लिए एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो वो आ जाता है एक्स साइन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो अब तुम क्या करो, यहां से ये बाहर ले लेते हैं हम, क्या कहते हैं, साइन एक्स को, साइन एक्स को बाहर ले लेते हैं, और ये कॉस एक्स माइनस एक्स, ये कॉस एक्स माइनस एक्स, तो ये आता कैसा है वो हमें देखना है ना, इसकी रेंज ऑन टू इंटू, ठीक है, ऑन टू इंटू चेक करना है, ये आएगा, तो इसमें रेंज तो वैसे इसकी आर इस वजह से आ जाएगी क्योंकि वो x इंटू कॉस एक्स है, कॉस एक्स तो किसके बीच में वैरी करेगा हमेशा? -1 to 1। और ये x कहां से कहां जाएगा? डायरेक्टली भी देख सकते हो तुम इसको, ये x की रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है क्या नहीं? तो उसको अगर हम cos x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो थोड़ी सी वैल्यू मान लो कम होगी, लेकिन इन्फिनिटी इतना भी कम नहीं होगा कि उसको हम कैलकुलेट कर सके, वो इन्फिनिटी रहेगा। तो इस तरीके से भी तुम जा सकते हो अगर डायरेक्टली देखना है तो, ठीक है, तो रेंज आर आ जाएगी, ठीक है। तो ऑन टू बोल सकते हो। उसके बाद 9th वाला किसने पूछा है? किशोर। 9th वाले में ये ऑन टू है या इनटू है, पहले ये बताओ जल्दी से, क्या ये? इनटू, क्योंकि ये निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है, अंडर रूट के इक्वल है ना एफ ऑफ एक्स, तो निगेटिव कभी हो नहीं सकता है, तो इनटू। अब उसके बाद एक्स की बहुत सारी वैल्यूज हमें ऐसी मिल रही है जिसके लिए साइन की रूट सिर्फ वैल्यू, एक्स पे, हाँ एक्स पे रूट है, मॉड एक्स पे रूट है। अच्छा उस पे रूट है क्या? ये तो दिक्कत ये हो जाएगी, तब भी देख लो साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 to -1 to 1। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये देख लेना यहाँ पे, एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, ये बताया हुआ है मैंने, इसको कैसे करते हैं। या तो ये एक तरीके से कोसे की है ना, क्यों करना है इतना सब, रेंज निकालनी है ना, ये कोसे की है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और कोसेक की रेंज क्या आती है? 1 to इन्फिनिटी, -1 है कि नहीं? तो इनटू तो वैसे ही दिख रहा है क्योंकि आर के इक्वल नहीं है रेंज, एंड उसके बाद 1 1 मेनी वन चेक करना है, तो एक्स की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी, जैसे एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2, 3π/2, 5π/2, या तो ये देख लो सीधा दो वैल्यूज तो ऐसी मिल रही, मॉड है ना, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड -1, क्या दोनों के लिए वैल्यू सेम आती है क्या? हाँ दिख रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड -1 के लिए वैल्यू सेम, तो इसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, मेनी वन भी हो जाएगा। D8, D9, D9 का सेकेंड tan ऑफ साइन एक्स,
अब पहले तो 1 1 मेनी 1, तो इसमें x इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब पे वैल्यू सेम आती है। देख लो, साइन 0 0, tan 0 0, साइन पाई 0, tan 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0 आ जाएगा, और tan 0 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे एक्स है जिसके लिए हम सेम वैल्यू दिखा सकते हैं, तो मिनी 1 तो आएगा। अब उसके बाद इसकी रेंज की बात करनी है ना, तो साइन कहां से कहां वेरी करता है बताओ? -1 to 1, तो tan के अंदर की क्वांटिटी अगर -1 to 1 वेरी कर रही है, तो उसकी रेंज के लिए हम उसके ग्राफ की हेल्प लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए टी पुट करते हैं, तो ये tan t, एंड टी कहां से कहां वेरी कर रहा है, -1 to 1, ये -1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ये tan का ग्राफ आता है इसके बीच में। तो 1 पे वैल्यू तो tan 1 आ जाएगी, एंड -1 पे वैल्यू -tan 1 आएगी। तो जो इसकी रेंज निकालोगे तुम, -tan 1 to tan 1, ठीक है, ये आ जाएगी। तो क्या ये आर के इक्वल है क्या? नो सर। इंटू, क्लियर है? फिर उसके फर्स्ट बाद का डी भी क्या ऐसे है? ही होगा? क्या? फर्स्ट का भी ऐसे ही होगा क्या? हाँ, फर्स्ट का भी ऐसा ही होगा। रेंज निकालने के लिए तो ग्राफ से जाएंगे, बाकी 1 1 मेनी 1 के लिए वो एक्स की वैल्यूज पुट करके देखेंगे। फिर उसके बाद D10, D11, सेक्शन ई, E1, E1 का सेकंड। E1 के सेकंड में क्या है, पेयर्स आर आइडेंटिकल फंक्शंस और नॉट। tan x का डोमेन बताओ। R except 2n plus 1 pi 1। cot x का डोमेन बताओ। R except n pi। डोमेन सेम है। सर लेकिन वो तो 1 by cot x है ना। अरे तो 1 बाय cot x तो क्या हुआ, cot x तो दिख रहा है ना, cot x दिख हाँ रहा है सर। वहां पे। तुम क्या प्रॉपर्टी लगाने के बाद डोमेन निकाल रहे हो क्या अब? नहीं सर। तो फिर सर मतलब वो 0 तो पाई बाई 2 पे होता है ना, तो वो 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, लेकिन तो cot उस x पे के भी डोमेन में n डिफरेंट। पाई आता है क्या? नहीं सर। तो दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या डोमेन? नहीं सर। उसको छोड़ दे और तू π/2 के लिए चेक कर रहा है। चलो π/2 भी हटाना पड़ेगा, cot x 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन n पाई भी तो हट रहा है। E1 का और कोई डाउट? E2, E3, E3, E3 में क्या है, f of x इज इक्वल टू ये है। फिर उसके बाद g of x इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि f of g of x इज नॉट इक्वल टू g of f of x। तो पहले f of g of x निकाल लो। f of g of x निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस 1। इसका डोमेन जब हम निकालेंगे, डोमेन तो आर आ जाएगा, और इसकी रेंज, अब इसकी रेंज निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हम देख चुके हैं। क्वाड्रेटिक वाला तरीका, इसकी जगह पे टी पुट करेंगे तो वहां से इसकी रेंज भी आ जाएगी। ये -1 to 1 के बीच में वेरी करवा देंगे, तो रेंज ऑफ f of g of x, तो ये वाला ग्राफ, -1 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, एंड 1 पे 3, एंड ये वर्टेक्स पे इसकी वैल्यू 1/4। तो 1/4 to 3 ये इसकी रेंज है। देख लेना, रेंज निकालने का क्वेश्चन हम इसका कर चुके हैं, तो ये रेंज आ गई। अब उसके बाद g of f of x, ये जब निकालेंगे तो साइन के अंदर में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, तो x बिलोंग्स टू, चलो r, इसका डोमेन तो r आ गया, लेकिन रेंज कितनी है इसकी, रेंज, ये तो -1 to 1 के बीच में ही वेरी करेगी। तो क्या रेंज दोनों की सेम आ रही है क्या?
तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। फिर उसके बाद E4, E4 में f ऑफ x गिवन है, g ऑफ x गिवन है, h ऑफ x गिवन है। तो हमें क्या चाहिए कि ये फंक्शंस निकालने किसके इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे डोमेन रेंज की बात ही नहीं करनी हमें, तो फंक्शन निकालने तो देख लो सीधा, पहले क्या है, ये f ऑफ और अंदर में g ऑफ h ऑफ x है कि नहीं। तो पहले हम g ऑफ h ऑफ x निकालेंगे। तो g ऑफ h ऑफ x जब तुम निकालोगे तो ये आ जाता है साइन रूट एक्स, एंड देन f ऑफ g ऑफ h ऑफ x जब तुम निकालोगे तो क्या करना, f ऑफ x में x की जगह पे g ऑफ h ऑफ x पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया। अब उसके बाद अगले वाले में क्या है, पहले हमें f ऑफ g ऑफ x निकालना पड़ेगा। f ऑफ g ऑफ x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो f ऑफ g ऑफ x आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर x, एंड देन क्या करना है, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। इसका मतलब f ऑफ g ऑफ x में x की जगह पे h ऑफ x पुट करना है, x की जगह पे h ऑफ x पुट करना है। तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर रूट एक्स। सेम आ गया, ठीक है। यस सर। फिर E5, E6, E7, E7, ठीक है। E7 देख लो, E7 में है, चलो देखो। अब यहाँ पे f ऑफ x हमें गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, x प्लस 1, x लेस देन और इक्वल टू 1। ये आ जाएगा। एंड g ऑफ x क्या है, 1 माइनस एक्स, जब x है -2 to 1। डिफाइन द फंक्शन f ऑफ g ऑफ x। तो x में क्या, f में क्या पुट करना है, x की जगह पे g ऑफ x। तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां g ऑफ x, g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, g ऑफ x प्लस 1, एंड g ऑफ x आ रहा है 1 to 2 के बीच में। अब g ऑफ x के जगह पे देने के लिए हमारे पास एक ही फंक्शन है 1 माइनस एक्स, एंड वो देख कब सकते हैं, जब x लाई कर रहा है -2 to 1। तो देख लो यहीं पे कर रहा हूँ आगे मैं, ये f ऑफ g ऑफ x। तो इसमें 1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स लेस देन 1, एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेस देन 1, है ना। g ऑफ x 1 से छोटा होना चाहिए, एंड देख कब सकते हैं, g ऑफ x की जगह पे 1 माइनस एक्स, जब x इसके बीच में आ रहा है। तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 2, एंड देख कब सकते हैं, जब x लाई करेगा -2 to 1। अब ये देख लो 1 माइनस एक्स लेस देन 1, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। ये देख लो f ऑफ g ऑफ x, ये तो आ गया 1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड x ये, एंड देन अगले वाले में 1 माइनस एक्स प्लस 1, एंड इसमें जब हम पहले वाले से x निकालेंगे तो इधर 0 इधर 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 to 0, यहाँ पे x कहाँ जा रहा है, -2 to 1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, तो उसी x के लिए हमें ये मिलेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, उसी x के लिए हमें ये मिलेगा। तो यहाँ से ये 1 प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो ये 0 to 1, ये 1 माइनस एक्स प्लस 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा -1 to 0।
क्लियर है? तो ये फाइनल आंसर है इसका। फिर उसके बाद E8, E9, E9, ठीक है E9 देख लो। E9 एक डिरिचलेट फंक्शन है, मैंने उसके बारे में थोड़ी सी आइडिया तो दे दी थी या नहीं? जब GI नहीं था उसके बाद बताया था क्या? नहीं ठीक है, वो नहीं डिरिचलेट में देख लो क्या होता है कि किसी x के लिए एक फंक्शन गिवन होता है और दूसरे x के लिए दूसरा, और जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो मान लो इस तरीके का ग्राफ है, ये f of x बिलोंग्स टू रैशनल के लिए 1 एंड x बिलोंग्स टू इरेशनल के लिए -1। ये एक तरीके से डिरिचलेट फंक्शन है, और इसमें जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो देख लो रैशनल के लिए हमें 1 मिल रहा है एंड इरेशनल के लिए हमें क्या मिल रहा है, -1। तो जीरो पे तो वैल्यू क्या आने वाली है, 1, लेकिन जीरो से जस्ट अगल बगल में क्वांटिटीज इरेशनल हो सकती है, तो वहां पे वैल्यूज आ जाएगी -1। तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ लाई करने वाला है, y इज इक्वल टू -1 के ऊपर, एंड x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डार्क डॉट आने वाला है, क्योंकि वो y इज इक्वल टू 1 के ऊपर लाई करेगा, एंड y इज इक्वल टू -1 के ऊपर हॉलो। तो इस तरीके से डार्क डॉट हॉलो सर्कल, डार्क डॉट हॉलो सर्कल का कॉम्बिनेशन चलता जाता है, तो इसको कहते हैं हम डिरिचलेट फंक्शन। ठीक है, ये डिरिचलेट, यहाँ पे डार्क आ रहा है तो यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे डार्क तो यहाँ पे हॉलो, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक, तो ये डिरिचलेट का एग्जाम्पल है। ये बताया था, तो याद थोड़ी आया तुम्हें लोगों को, तुरंत ही नहीं बताया। चलो देख लो, अब एक बार फिर से बता दिया। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। तो ऐसे क्वेश्चन में वैसे हमें तो क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए ना, तो निकल जाएगा वो बहुत इजीली। पहले तो ये बताना जरूरी था डिरिचलेट फंक्शन, सेम यहाँ पे भी ये डिरिचलेट फंक्शन ही है। ये √2 इंटू एक्स, ठीक है, x बिलोंग्स टू रैशनल एक्सेप्ट 0, x बिलोंग्स टू इरेशनल। अब हमें पहले क्या चाहिए, f ऑफ x निकाल लेते हैं, f ऑफ x। तो ये √2 इंटू एफ ऑफ एक्स, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे f ऑफ x बिलोंग्स टू रैशनल एक्सेप्ट 0, यहाँ पे f ऑफ x बिलोंग्स टू इरेशनल आ जाएगा। अब f ऑफ x की जगह पे देने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, या तो हम √2 इंटू एक्स दे सकते हैं या तो 3x दे सकते हैं। √2 इंटू एक्स कब दे सकते हैं, जब रैशनल x क्या होगा, रैशनल एक्सेप्ट 0, एंड ये कब दे सकते हैं, जब x इरेशनल होगा। तो देख लो वो पुट कर देंगे, सबसे पहले √2x दे रहे, तो ये √2 इंटू √2x, ठीक है, 3 इंटू √2x। यहाँ पे छोटा छोटा लिखते हैं, जगह चाहिए। ये f ऑफ x, जी f ऑफ x की जगह पे √2x दे रहे, 3 इंटू √2x। अब यहाँ पे √2x बिलोंग्स टू रैशनल एक्सेप्ट 0, एंड ये √2x कब दे सकते हैं हम, जब x कैसा होगा, ये होगा, x बिलोंग्स टू रैशनल एक्सेप्ट 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें अगर हमने √2x दे दिया तो √2x बिलोंग्स टू इरेशनल आ जाएगा, एंड ये दे कब सकते हैं, जब x बिलोंग्स टू रैशनल एक्सेप्ट 0 होगा। ठीक है, अब उसके बाद उसकी जगह पे हम 3x दे सकते हैं, तो √2 इंटू 3x। अब 3x देने के लिए x इरेशनल होना चाहिए, ठीक है, पहले तो हम 3x पुट कर देते हैं f ऑफ x की जगह पे, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे हर जगह पुट कर देंगे।
जैसे अगर यहाँ पे 3x पुट किया तो यहाँ पे भी 3x, तो 3x बिलोंग्स टू रैशनल एक्सेप्ट 0। लेकिन ये देख कब सकते हैं हम, जब एक x इरेशनल होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 इंटू 3x, और ये देख कब सकते हैं, जब 3x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, इरेशनल, एंड x बिलोंग्स टू इरेशनल। ये अब पहले वाले से बताओ, अगर √2 इंटू एक्स रैशनल आ रहा है तो x को कैसा होना पड़ेगा? इरेशनल होना पड़ेगा। यहाँ पे ये पूरी क्वांटिटी √2 इंटू एक्स रैशनल आने का मतलब है x को इरेशनल होना पड़ेगा, एंड यहाँ पे बोला गया x रैशनल। तो क्या दोनों का इंटरसेक्शन आ पाएगा क्या? नहीं। तो पहला वाला गया। यहाँ पे देखो √2 इंटू एक्स रैशनल है, √2 इंटू एक्स रैशनल है, तो सॉरी इरेशनल है, इरेशनल। तो उसके लिए x को क्या होना पड़ेगा? रैशनल। एंड यहाँ पे x रैशनल है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ सकता है क्या? हाँ, क्या आएगा? रैशनल। रैशनल आएगा। तो ये देख लो 3 इंटू √2 एक्स और x बिलोंग्स टू रैशनल एक्सेप्ट 0, ये उसका इंटरसेक्शन। अब उसके बाद यहाँ पे 3x रैशनल है, तो x कैसा होगा? रैशनल होगा। रैशनल। लेकिन यहाँ पे बोला गया x इरेशनल, दोनों का इंटरसेक्शन आ पाएगा? हाँ सर। नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे 3x इरेशनल, तो x कैसा होगा? यहाँ पे x इरेशनल, तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, और वो क्या रहेगा? इरेशनल। ठीक है, तो ये मिल गया हमें f ऑफ x। अब उसके बाद एक और बार f ऑफ x तुम यहाँ पे पुट करो, अब वो तुम देख लेना, f ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे f ऑफ x पुट किया तो हर जगह f ऑफ x आ जाएगा। तो उसमें हमें मिलता है 3 स्क्वेयर इंटू √2 इंटू एक्स, यहाँ पे 3 क्यूब इंटू एक्स, ये जब x बिलोंग्स टू रैशनल एक्सेप्ट 0, ये जब x बिलोंग्स टू इरेशनल। तो ये बताओ पैटर्न दिख रहा है क्या? जब एक ही बार f ऑफ x था तो √2x, जब दो बार आ गया f तो 3 इंटू √2x, जब 3 बार आ गया तो 3 स्क्वायर इंटू √2x। ऐसे ही अगर n टाइम्स आएगा तो बताओ क्या आ जाएगा? बोलो। 3 की पावर n 3 की पावर n माइनस 1। 3 बार आ रहा है तो 3 स्क्वायर है ना, 3 माइनस 1। 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ पे 3 की पावर n माइनस 1 इंटू √2 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। क्लियर? और ये किसके लिए रहेगा? x बिलोंग्स टू रैशनल, एंड यहाँ पे नीचे में 3 की पावर n इंटू एक्स फॉर x बिलोंग्स टू रैशनल। क्लियर है? क्लियर है क्या? बताओ ये क्वेश्चन। यस सर। तो इसमें अगर ऐसे ही अपन n टाइम्स वो f दिया गया वहां पे, तो पैटर्न ढूंढना होता है, उसके लिए पहले f ऑफ x निकालेंगे, f ऑफ x निकालेंगे, 3 बार f ऑफ x, तो वहां से वो पैटर्न मिल जाता है। तो उसको जनरलाइज करते हुए n बार f अगर आ रहा है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं रिजल्ट E10 Yes, sir. कौन सा? E11 और कुछ बोला था क्या? F सेक्शन F। ठीक है, F1 सिक्स्थ वाला। 6th वाला देख लो इसमें F1 में। ग्रेटर देन -1 लेस देन और इक्वल टू 1, ए की पावर ln x। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सर वो लेस देन 1 है, इक्वल टू नहीं है।
कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ। तो ये एफ ऑफ एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बताओ, ये e की पावर x आ रहा है तो x मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और ln e कितना रहता है 1, एंड ये x लेस देन -1 है, मतलब x निगेटिव है, तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, निगेटिव, तो -x यहाँ पे, और रहने दो। ये कब है, जब x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, और यहाँ पे ये e है, ln का बेस भी e है, तो उसको डायरेक्टली x लिख सकते हैं हम लॉग वाली प्रॉपर्टी से, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इवन और चेक करना है तो x की जगह पे -x पुट करना ही पड़ेगा, तो x की जगह पे -x, तो ये x बन जाएगा, ये -x लेस देन और इक्वल टू -1, ये 2 -x GIF के अंदर में 2 + x, और x -x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, यहाँ पे -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये देखो यहाँ पे -x है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, GIF 2 -x GIF 2 + x। यहाँ पे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज, लेकिन मिलने वही वाला है, 1 to -1, सॉरी -1 to 1, -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये 1, ये -1 बन जाएगा, और इनइक्वलिटी चेंज, x तो वही रहा -1 to 1, यानी ये -x, और यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज। अब दोनों को जरा देखो एक बार, x जब -1 से छोटा है तो हमें f ऑफ x क्या मिल रहा है, -x, एंड f ऑफ -x भी देख लो, x जब -1 से छोटा है तो -x, सेम मिला। फिर x जब 1 से बड़ा है तो उसमें f ऑफ x आ रहा है, एंड यहाँ पे भी f ऑफ x क्या आ रहा है, x आ रहा है, सेम आ गया। एंड जब -1 to 1 के बीच में तब भी सेम ही फंक्शन है, तो इसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं ना, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x। तो ये फंक्शन कैसा है, इवन। ठीक है, ये हो गया f1। f1 में और कोई डाउट, f2, f3, सेकंड एंड थर्ड। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन पीरियोडिक, x प्लस साइन x, ये पीरियोडिक है क्या, नो सर। ये पीरियोडिक है, तो ये ध्यान रखना आप आइंदा से, एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन और एक पीरियोडिक फंक्शन, उन दोनों का सम, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उन दोनों का, एक मिनट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में तो नहीं बोल सकते, हाँ नहीं आ जाएगा वो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में भी आ ही जाएगा, एक नॉन पीरियोडिक और एक पीरियोडिक है, तो वो सारी चीजें नॉन पीरियोडिक आती है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड, sin 3x का पीरियड बताओ क्या रहेगा, 2π/3। ये GIF लगाने की वजह से पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्रॉपर्टी 1 में देख चुके हैं, तो इसका पीरियड 2π रहता है, लेकिन x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2π/3, एंड मॉड कॉस का पीरियड पाई रहता है तो ये π/6, दोनों का एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम 2π, नीचे वाले का FCF 3, 2π/3। फिर उसके बाद π/3 के लिए चेक कर लो, लेकिन फंक्शन ही चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से 2π/3 इसका पीरियड है, ठीक है। सर मतलब इसमें वो x+t वाली मेथड ना लगेगी ना, कौन सी दिख रहा है ना, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, वो तो कब करते हैं, हाँ वो पीरियोडिक है या नहीं है वो चेक करने के लिए करते हैं, सही है, उससे भी जा सकते हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक, तो दोनों का सम तो पीरियोडिक आना ही है, तो क्यों उस मेथड में जाए, ठीक है। F4, F5,
नहीं है, F4 तक ही है। और कुछ दिया था क्या? पार्ट 2। पार्ट 2 सेक्शन जी नहीं दिया था? नहीं। नो सर। नहीं था क्या? ठीक है, पार्ट 2 में सेक्शन डी, जल्दी से कितने हो गए थे डिस्कस? रेंज और डोमेन के सारे हो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो गया था, फोर्थ हो गया था, D10 तक। हाँ D4 तक हो गया था। फिफ्थ बताओ। सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 11 में क्या है? स्टेटमेंट 1, f of x and g of x both are 1 1 and f of g of x exist, then f of g of x is also 1 1. तो ये अगर 1 1 है तो ये तो दिख ही रहा है ना क्लियरली। वो फिर कौन सा पूछना है? 12। बस अच्छे से बोलो ना फिर कौन सा है एग्जैक्टली। 12th में क्या है? y is equal to f of x is increasing function in alpha to beta, ठीक है, इंक्रीजिंग। वहां पे उसको डिफरेंशिएबल बोला गया है क्या स्टेटमेंट में? नो सर। और जो हमने तरीके देखे मोनोटोनिसिटी के, वो कौन से फंक्शन के लिए देखे हैं? व्हेन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, वो देखेंगे हम एलसीडी टॉपिक में डिफरेंशिएबल कैसा रहता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे स्टेटमेंट में डिफरेंशिएबल वर्ड यूज नहीं किया गया। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन अल्फा टू बीटा, इंक्रीजिंग इन अल्फा टू बीटा, देन इट्स रेंज। अब ये बताओ, जब हम ये ग्राफ बनाते हैं, क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या? बताओ, इंक्रीजिंग है क्या ग्राफ? यस सर। हाँ सर। तो इसमें हम रेंज एफ ऑफ अल्फा टू एफ ऑफ बीटा बोल सकते हैं क्या पूरी? नहीं सर। नहीं बोल सकते ना, बीच वाला पार्ट छूट रहा है। तो ये भी, तो उसके लिए अगर वहां पे वो वर्ड रहता डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ग्राफ कहीं बीच में ब्रेक नहीं होता, वो कंटिन्यूअस उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, वो डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। और नीचे वैसे स्टेटमेंट भी है, देख लो। एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस। स्टेटमेंट तो सही है। ये देखो, ये कंटिन्यूअस, तो नाम से तो पता चल रहा होगा कि ये यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, हो रहा है ना। पहले ड्रॉ किया, फिर डिसकंटिन्यू होके दूसरी ब्रांच आ गई, तो इसमें भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ, ये इंक्रीजिंग है ना। तो इंक्रीजिंग होने के लिए कंटिन्यूअस होना मस्ट है क्या? नहीं सर। तो ये देख लो, दोनों स्टेटमेंट गलत। अरे नहीं, पे दूसरा तो सही है ना, नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस, सही है। एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस, सही है ना स्टेटमेंट, नीड नॉट बोला गया, सही है। डिसकंटिन्यूअस भी अगर हो रहा है तो इंक्रीजिंग आता ही है। फिर उसके बाद D13। यस सर। यस सर। हाँ, ये डिरिचलेट का एग्जांपल है ये भी। तो इसमें देख लो f माइनस जी ऑफ एक्स क्या आता है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना, दो फंक्शन अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो ऐसे फंक्शन होंगे जिनके बीच का, जिनका डोमेन सेम रहेगा। अगर दो फंक्शन में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, वो तभी लगा सकते हैं जब दोनों का डोमेन सेम है। तो f माइनस जी ऑफ एक्स हमें निकालना है। तो f का एक फंक्शन एंड g का एक फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन ऐसे फंक्शन होंगे जिनके लिए डोमेन सेम है। तो ये देख लो, रैशनल, इरेशनल, इन दो पार्ट्स, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। f ऑफ x क्या है? जब 0 है तो x बिलोंग्स टू रैशनल, एंड जब x है तो x बिलोंग्स टू इरेशनल। g ऑफ x,
जब 0 है तो x बिलोंग्स टू इरेशनल, x है तो x बिलोंग्स टू रैशनल। तो जब हम f में से g को माइनस करेंगे तो x रैशनल एंड x रैशनल वाली चीजें हमें देखनी है। तो 0 में से कौन माइनस होगा? x। तो 0 माइनस एक्स आएगा फॉर x बिलोंग्स टू रैशनल। एंड x इरेशनल के लिए देखेंगे तो इसमें से 0 माइनस होगा, तो x माइनस 0। तो f माइनस जी ऑफ x ये आ जाता है माइनस एक्स, x बिलोंग्स टू रैशनल एंड x व्हेन x बिलोंग्स टू इरेशनल। ठीक है। अब उसके बाद जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे, अब इसमें एक ग्राफ देख लो, y इज इक्वल टू एक्स आएगा जब x इरेशनल है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा जब x रैशनल है। तो ये देख लो, पहले तो ये y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब 0 वाला पॉइंट कौन से लाइन के ऊपर आने वाला है? y इक्वल टू माइनस एक्स। y इक्वल टू माइनस एक्स के ऊपर आने वाला है एंड x की जगह पे 0 पुट करने पे वो पूरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब 0 के जस्ट अगल बगल में जो वैल्यूज है वो इरेशनल होगी, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएंगे वो किसके ऊपर? y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स। तो देख लो यहाँ पे डार्क डॉट आएगा, यहाँ पे डार्क डॉट आएगा, लेकिन y इज इक्वल टू माइनस एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा? hollow circle. hollow हॉलो सर्कल। यहाँ पे भी हॉलो सर्कल। अब उसके जस्ट उस इरेशनल के जस्ट बगल वाली क्वांटिटीज रैशनल, तो डार्क डॉट आएगा यहाँ पे एंड हॉलो सर्कल आ जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे होगी, यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे डार्क डॉट। तो इस तरीके से डार्क हॉलो चलता जाएगा, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे हॉलो, डार्क हॉलो। ठीक है। तो यहाँ पे ये डार्क, तो ये हॉलो, ये हॉलो, तो ये डार्क। इस तरीके से चीजें चलती जाएगी। अब तुम इसको देखते हुए बताओ कि क्या कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल रही है क्या जो इसको दो जगह पे कट करती है? अच्छे से देखो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन No, sir. नहीं है कि नहीं नहीं? सर। तो ये क्योंकि देख लो, अगर तुम ये वाली लाइन अगर ड्रॉ करोगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो ये, वैसे ये डार्क डॉट थोड़ा सा ऊपर लेना है, ये डार्क डॉट यहाँ पे पूरा, और ये हॉलो सर्कल। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की, तो ये देखो ये हॉलो सर्कल आ रहा है, इसका मतलब इसको यहाँ पे वो कट नहीं कर रहा है, डार्क आ रहा है वहां पे कट करेगा, तो एक ही जगह पे। वैसे इसको फाइनली जब हम ग्राफ देखेंगे तो डार्क हॉलो ऐसी चीजें मिलती जाएगी। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन तुम ड्रॉ करो, अगर वो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स को डार्क पे कट कर रही है, तो इसको हॉलो पे कट करेगी y इज इक्वल टू एक्स को। तो वहां पे तो हम ना बोल नहीं सकते कि y इज इक्वल टू एक्स को एक्चुअल में कट कर रही वो, अगर हॉलो पे जा रहा है ना, जैसे ये हॉलो। तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसको कट किया है लाइन ने इस पॉइंट पे, हाँ सर। क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग, इस एक्स के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आने वाला था वो तो नीचे है। तो इसका मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही जगह पे कट करेगी, तो ये 1 1 है। अब उसके बाद क्या इसकी रेंज आर आने वाली है क्या? No, sir. जरा नहीं गौर से सर। देखो, गौर से देखो, यहाँ यस पे सर, आ रही। आ जाएगी। मान लो भले ही हमें इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू नहीं मिल पाई, लेकिन वो इधर तो मिल जाएगी, वो आर आती है रेंज उसकी, क्योंकि डार्क हॉलो का कॉम्बिनेशन चलता है, इधर हॉलो तो इधर डार्क, तो वो वैल्यू इधर नहीं आ रही तो इधर आ रही है, इधर हॉलो तो वो वैल्यू इधर आ रही है। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज हमें मिल जाएगी। कुछ वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर से मिलेगी, कुछ वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस एक्स के ऊपर से, लेकिन मिलेगी सारी। तो इसकी वजह से ये ऑन टू भी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी वजह से 1 1 ऑन टू।
सेक्शन ई, E1, E2, Yes, sir. E2 में क्या, f of x is function whose domain is -5 to 7. f का डोमेन क्या है, -5 to 7. ठीक है, कुछ ना कुछ रेंज आएगी. अब हमें f of g of x चाहिए. तो g of x हमें गिवन है मॉड 2x + 5. तो ये देख लो, इसका डोमेन R और इसकी रेंज 0 to ∞ मॉड है. तो ये बताओ g की जो रेंज है, f के डोमेन का सबसेट आती है क्या? नहीं. तो f of g of x एग्जिस्ट करेगा क्या? नो सर. लेकिन तब भी हमें अगर डोमेन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? रीडिफाइन. डिफाइन करना पड़ेगा अगेन. तो डिफाइन करना है मतलब क्या, ये g of x इसके डोमेन में लाई करना चाहिए, है कि नहीं? तो देख लो, g of x क्या था, मॉड 2x + 5 ग्रेटर देन -5 लेस देन और इक्वल टू 7. -5 से तो बड़ा रहेगा ही वो हमेशा, बस 7 से छोटा करना है. तो मॉडुलस इनइक्वालिटीज, ये 2x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 लेस देन 7. तो यहाँ से x ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 लेस देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा. ठीक है. Yes, sir. फिर उसके बाद E3, सेक्शन F, F1, F2, F3, यस सर. F3. तो यहाँ पे एक चीज सुन लो, अगर ऐसा होता है f of x इज इक्वल टू f of -x, तो ये फंक्शन कैसा है? इवन. E1. एंड E1 का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक आता है? वाई एक्सिस. y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक आता है, इस लाइन के अबाउट. एंड इसको देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 + x एंड 0 - x. बोलो. Yes, sir. यस सर. तो x इज इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक आएगा. अब हमें सिमेट्रिक किसके अबाउट दिखाना है, x इज इक्वल टू 2 के अबाउट. तो मतलब जहां पे 0 है वहां पे क्या आ जाएगा, 2. तो 2 + x एंड f of 2 - x. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? F4, F5. F5. F5 में क्या है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड एज फंडामेंट पाई एज इट्स फंडामेंटल पीरियड. तो ये देख लो, 2 पाई / √ मॉड a इज इक्वल टू पाई आ रहा है. यही तो इसका पीरियड रहेगा ना, साइन √ a या GIF a है, ये उसका पीरियड रहेगा. और ये फंडामेंटल पाई के इक्वल दिखाया गया, तो पाई गया, तो यहाँ से √GIF a इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2. तो GIF a इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से a बिलोंग्स टू क्लोज 4 to 5 ओपन. ये आंसर है. ठीक है. F6. यस सर. सर. F6 में पहले तो ये पाई इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू GIF टू बाहर 1 + cos 2x है. 1 + cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर. 2 cos square x. अब ये देखो, ये √ के बाहर आएगा तो किसके साथ आएगा, मॉड. ठीक है, ये आ जाएगा.
अब हमें क्या बोला गया, एरिया बिलो द कर्व, ठीक है, बट अबाउ द एक्स एक्सिस इन -3π to 6π। ऐसे क्वेश्चंस में अब हमें ये फंक्शन पीरियोडिक है, इसकी हेल्प लेनी होती है। फंक्शन पीरियोडिक है मतलब ग्राफ रिपीट करने वाला है कि नहीं। मान लो ये है, ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, पीरियोडिक है क्या ये? यस सर। Yes, sir. तो ये बताओ पीरियोडिक है, और हमें बोला गया है कि 0 to 4π के बीच में कर्व के अंडर जो एरिया आता है वो निकालो, कर्व के अंडर जो एरिया आता है वो निकालो। तो चारों का निकालने की क्या जरूरत है, एक का निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, इंटू 4। इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो कैसे पीरियोडिसिटी के कंसेप्ट को यूज किया जा रहा है, क्लियर है? हम बस उसका पीरियड ढूंढेंगे, पाई आता है तो 0 to π के बीच में जो एरिया आ रहा है वो निकाल लेंगे, एंड उसके बाद वो ऐसे पाई के कितने इंटरवल्स बनते हैं वो देखेंगे। तो 4 बन रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज यहाँ पे भी है। एक्स क्या गिवन है, -3π to 7π। यहाँ पे इसका पीरियड क्या आता है बताओ? Pi. पाई आता है, ठीक है, पीरियड पाई आता है। तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे बस किसके बीच में, 0 to π के बीच में। तो 0 to π के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो पहले तो मॉड cos x का ग्राफ देख लो कितना आता है, 2 इंटू मॉड cos x का। ये ग्राफ आएगा, बताओ 0 to π में। एक मिनट, उल्टा हो गया, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये π/2, ये पाई, ये ग्राफ हम बना रहे हैं इसका 2 इंटू मॉड cos x का। cos x का बना लो, उसके ऊपर मॉड लगाओ तो नीचे वाले के ऊपर में इमेज आ जाएगी। तो ये ग्राफ, यही ग्राफ है। फिर उसके बाद इस पॉइंट, इस यहाँ पे वैल्यू बताओ कितनी है, 2। अब 1 वैल्यू कौन से x के लिए आती है वो एक बार देखो, 1 कहाँ पे आता है, कौन सा एंगल है ये, Pi/4. π/3। cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है वो देखना है ना हमें। तो वो π/3 एंड 2π/3, ठीक है। यहाँ पे उसकी वैल्यू आती है। अब इसके मॉड का ग्राफ बनाना है, GIF का ग्राफ। अब इसके GIF का ग्राफ बनाना है, तो देख लो। पहले तो जब हम इसको कंसीडर करेंगे 0 to π/3 वाला रीजन, 0 पे इंटीजर पे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 पे वैल्यू 2 आएगी, π/3 पे वैल्यू 1 आएगी, π/2 पे वैल्यू 0 आएगी, 2π/3 पे 1 एंड पाई पे 2, ठीक है। ये π/2, ये π/3, ये 2π/3 एंड ये पाई, ये आने वाली है। अब जब हम ये वाला पोर्शन ले रहे ग्राफ का, तो ये 2 इंटू मॉड cos x की वैल्यू किसके बीच में वैरी करेगी, 1 से 2. उसका GIF 1. 1। तो y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, क्लियर। एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे हॉलो सर्कल से शुरुआत होगी। फिर उसके बाद π/3 to π/2 वाला रीजन जब हम ले रहे हैं तो वैल्यू किसके बीच में वैरी कर रही है, 0 to GIF 0। एग्जैक्ट π/3 पे वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हॉलो सर्कल से शुरुआत होगी। और ये फिर अगला रीजन, इसमें भी y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। फिर 2π/3 to π में y इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ग्राफ। अब इसमें बताओ एरिया अंडर द कर्व कितना है, एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एरिया आएगा एंड ये वाला एरिया आएगा, है कि नहीं, 0 to π में, क्लियर। तो वही एरिया देख लो, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी हाइट कितनी है, 1 है, और ये कितना है π/3, तो 1 इंटू π/3 प्लस यहाँ पे भी देख लो पाई -2π/3,
ये बेस हो जाएगा एंड हाइट कितनी है 1 है, तो यहाँ से π/3 इंटू 1, तो ये एक तरीके से 2π/3 आ जाता है, लेकिन ये 0 to पाई के बीच में है। तो अब तुम ये बताओ -3π to 7π में 6π में ऐसे पाई पाई के कितने इंटरवल्स बनने वाले हैं, बताओ। 4। पाई के इंटरवल्स बोल रहा हूँ, पाई के। कितने बनेंगे? 8। हाँ, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, देखते रहना इसको। 9 इंटरवल बनेंगे, ठीक है। तो ये 2π/3 इंटू 9, तो इसका आंसर जो आएगा वो 6π, तो 6π एरिया है। तो क्लियर है पीरियोडिसिटी के कंसेप्ट का कैसे यूज किया गया है। हमने वहां पे देख लिया कि उसका पीरियड क्या है, तो उतने रीजन के लिए जो भी पूछा गया वो निकाल लेंगे, एंड फिर इंटरवल यहाँ पे बड़े ही गिवन रहेंगे, तो उसके लिए अगर निकालना है तो पहले देखेंगे वो कितने इंटरवल्स आते हैं। जैसे पाई के इंटरवल हमें देखने थे तो 9 आ जाते हैं यहाँ पे, तो जो भी हमने एरिया निकाला उसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन है। क्लियर? और कुछ दिया था होमवर्क में? नहीं सर। तो नेक्स्ट इसके लिए सेक्शन जी, सेक्शन जी। सेक्शन जी ये कंप्लीट करके आना। और एच भी लास्ट तो हो लेक्चर में जाएगा। हाँ बोलो। एच भी ऐसे। एच, हाँ एच भी बना सकते हो, सेक्शन एच भी, सेक्शन जी सेक्शन एच। फिर उसके बाद सेक्शन आई भी, ये 3 GHI, ठीक है। ये 3 डिस्कस करूंगा नेक्स्ट इसमें। हाँ पहले और कुछ पढ़ाना है, कल जो हमने देखी थी प्रॉपर्टी नंबर 5, उसके क्वेश्चंस नहीं लिए ना अभी तक? नहीं सर। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन के 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं वो तो क्लियर है। एक जब निगेटिव होता है, एक जब पॉजिटिव होता है, तो क्या करते हैं, ठीक है। यस सर। तो उसके बाद है अब फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, तो कॉस इनवर्स साइन -5, तो यहाँ पे पहले इस माइनस के साथ डील कर लेना।
पहले वाले का क्या आ रहा है? कोई तो बताओ। 5/2 + 5। चलो देख लो यहाँ पे। सही है। लेकिन नहीं नहीं, 5 - 3 π/2 आता है, गलत है वो। 5 - 3 π। आप देखो कैसे, पहले इस माइनस के साथ डील कर लेना। कॉस इनवर्स माइनस साइन 5, तो कॉस इनवर्स माइनस कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब हमें तो कौन सी प्रॉपर्टी पता है, टी इनवर्स टी, या तो टी टी इनवर्स, ये दो ही प्रॉपर्टी पता है, मतलब दोनों जगह पे सेम आना चाहिए। यहाँ पे कॉस आ रहा है, भले उसका इनवर्स आने दो, लेकिन कॉस तो यहाँ पे भी कॉस होना चाहिए। या तो अगर यहाँ पे साइन आ रहा है तो यहाँ पे भी साइन आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉस बना सकते हैं क्या? या यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स एक्स बना सकते हैं क्या? उसके अकॉर्डिंगली सोचना कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, साइन इनवर्स बना के करना या कॉस करके कन्वर्ट करना, कॉस में कन्वर्ट। Sin inverse। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स में बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हमें तो पता है ना आइडेंटिटी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। तो ये देख लो, ये आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 5 आ जाएगा। बताओ। Yes sir। यस सर। बन गया, बहुत इजीली साइन इनवर्स आ गया। यहाँ पे फिर वो एलाइड एंगल वगैरह, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, π/2 माइनस 5, फिर वो एलाइड एंगल में कन्वर्ट हो गया, कॉस इनवर्स कॉस का वो ग्राफ। तो फिर π/2 माइनस 5 को देखना, वो एक अलग चैलेंज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी? हाँ यस सर। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 5 तो हम निकाल ही चुके हैं। कितना आ रहा था बताओ, 2π माइनस 5 ना। या 5 - 2π। 2π - 5। हाँ 2π माइनस 5। एक मिनट जरा अच्छे से देखो, वो साइन इनवर्स सर वो माइनस 5 तो नहीं है वो, एक बार -5 था। -5 था ना। यहाँ पे तो मैं साइन इनवर्स साइन 5 की बात कर रहा हूँ। 5 - 2π आएगा सर। 2π आएगा। तो ये π/2, ये -5 + 2π, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 - 3π/2। ठीक है, अगले वाले में भी सेम वही करेंगे। पहले तो वो माइनस हटाओ, और इंटर कन्वर्जन का भी एक फंडा बता दे तो कब लगाना है, जब अंदर बाहर में टी आ रहा है, टी आना चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है लेकिन किसी और इसका, जैसे मान लो यहाँ पे बाहर में tan है एंड अंदर में साइन इनवर्स आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इंटर कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा, एंड इस अंदर वाले साइन इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करना होगा, tan इनवर्स में, ताकि हम वो टी टी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगा सके। तो इंटर कन्वर्जन तभी, मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस में कब लगाते हैं, जब अंदर में टी इनवर्स होता है बाहर में टी होता है, लेकिन वो अलग अलग फंक्शन का होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है,
मतलब सेकेंड में भी इंटर कन्वर्जन नहीं है, थर्ड में इंटर कन्वर्जन है। सेकेंड का आंसर पाई बाय 2 माइनस 1/4। गलत है, 1/4 माइनस π/2। ठीक है, देख लो नेक्स्ट। इसमें था tan इनवर्स ऑफ cot माइनस 1/4। तो पहले इस माइनस के साथ ही, तो cot माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। फिर ये माइनस आ रहा है तो tan इनवर्स माइनस माइनस tan इनवर्स। अब यहाँ पे बाहर में t इनवर्स है तो इंटर कन्वर्जन तो नहीं करना, इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे वो। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉट इनवर्स cot 1/4 लिख सकते हैं। एंड cot इनवर्स cot 1/4 निकालेंगे तो वो 1/4 ही आएगा, क्योंकि ये 0 to π के बीच में वैरी करता है। तो ये 1/4 माइनस π/2, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। ऐसे ही थर्ड अगर तुम करोगे, थर्ड में अब इंटर कन्वर्जन, लेकिन पहले तो वो माइनस के साथ डील कर लो। तो कॉट इनवर्स माइनस क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स। फिर tan पाई माइनस क्या होगा, माइनस tan। अब ये देखो tan इनवर्स 2/3, तो इसको ये cot इनवर्स 2/3, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 3/2। इंटर कन्वर्जन से देख लो करके। तो यहां से टी इनवर्स है तो ये तो सीधा 3/2 ही बाहर आएगा, और इंटू में माइनस, तो माइनस 3/2। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलो और भी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा बाकी है, ये पता नहीं कब खत्म होगा। देखते हैं, एक लेक्चर और लगेगा, 1 लेक्चर बस नेक्स्ट वीक के लिए बताना है। ये हो गया। हाँ सर।